हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। वेलकम टू द हाइट्स के आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4 भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 से स्टार्ट करेंगे, हम आर्टिकल 2 से स्टार्ट करेंगे। क्या कहता है अनुच्छेद 2? अनुच्छेद 2 हमें बताता है कि किस तरह भारतीय संघ में नए राज्यों को स्थापित किया जा सकता है, नए राज्यों को प्रवेश दिया जा सकता है। इस बारे में हमें उपबंध विधियों के बारे में हमें बताता है अनुच्छेद 2। क्या कहता है? संसद विधि द्वारा कुछ निर्बंधों या शर्तों के आधार पर भारतीय संघ में नए राज्यों को प्रवेश दिलवा सकता है या नए राज्यों को स्थापित कर सकता है। ये लिखा गया है अनुच्छेद 2 में। किसके पास शक्ति है? पावर किसके पास है? संसद के पास पावर है। ठीक है, भारतीय संघ में नए राज्यों को प्रवेश दिलवाना हो या फिर नए राज्यों को स्थापित करना हो तो ऐसी शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। क्वेश्चन पूछा जाता है, किसके पास है पावर? संसद के पास पावर है। नए राज्य से यहाँ क्या तात्पर्य है? यहाँ पर नए राज्य से तात्पर्य है दोस्तों कि एक ऐसी बॉडी या एक ऐसी टेरिटरी जो कि भारतीय संघ का भाग ना हो, भारतीय संघ का अंग ना हो। सपोज ये इंडिया है, ठीक है, और एक ये अदर स्टेट है। अब ये स्टेट भारत के साथ मिलना चाहती है या फिर ये इस भूक्षेत्र को भारत के द्वारा अर्जित किया गया हो, तो भारत की संसद के पास ये शक्ति है कि इस क्षेत्र को भारत में मिलाया जा सकता है या भारत में नए राज्य के रूप में प्रवेश करवाया जा सकता है। साथ ही साथ एक नए राज्य के रूप में इसे स्थापित किया जा सकता है, एक नई स्टेट बनाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल 26 अप्रैल 1975, ठीक है, 26 अप्रैल 1975 एक ऐसी डेट है जिससे पहले 26 अप्रैल 1975 से पहले सिक्किम राज्य, जो कि वर्तमान में भारत का राज्य है, सिक्किम भारत का अंग नहीं हुआ करता था। ये एक अलग राज्य था, एक अलग टेरिटरी थी, ठीक है, सिक्किम। लेकिन सिक्किम ने इच्छा जताई कि वो भारत के साथ मिलना चाहता है, तो संसद ने विधि द्वारा भारतीय संघ में सिक्किम को मिलाया और एक नए राज्य के रूप में स्थापित किया। कब? 26 अप्रैल 1975 में। किसने करवाया? संसद ने। किसके पास ये शक्ति थी? संसद के पास ये शक्ति थी। तो आने वाले भविष्य में भी अनुच्छेद 2 के अकॉर्डिंग यदि कोई क्षेत्र इंडिया के द्वारा अर्जित किया जाता है या फिर कोई स्टेट है वो भारत में विलीन होना चाहती है, तो संसद भारतीय संघ में नए राज्यों को प्रवेश दे सकता है, उस स्टेट को प्रवेश दे सकता है, एक नए राज्य के रूप में स्थापित कर सकता है। ये कह रहा है आपका अनुच्छेद 2। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 3 की। तो अनुच्छेद 3 क्या कह रहा है हमें? अनुच्छेद 3 हमें बताता है कि किस तरह भारतीय संघ में नए राज्यों का फॉर्मेशन हो सकता है, नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। साथ ही साथ वर्तमान में स्थापित राज्यों के क्षेत्रों को परिवर्तित किया जा सकता है, वर्तमान में स्थित राज्यों की सीमाओं को बदला जा सकता है, वर्तमान में स्थित राज्यों के नामों में भी परिवर्तन किया जा सकता है। ये हमें बताता है अनुच्छेद 3। और ये सब परिवर्तन करने की, ये सब चेंजेस करने की या निर्माण करने की शक्ति किसके पास है? तो वंस अगेन संसद के पास ये सारी ताकत है। संसद विधि द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों का निर्माण करवा सकता है, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है, नए राज्यों का निर्माण करवा सकता है, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन करवा सकता है, वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करवा सकता है, बाउंड्रीज को चेंज कर सकता है, वर्तमान राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकता है। नए राज्यों का निर्माण कैसे करेगा? नए राज्यों का निर्माण, सपोज एक स्टेट पहले से स्थित है, उसी का भाग काट कर एक नए राज्य का निर्माण कर देना। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 नवंबर 2000 या फिर कई बार हुआ है 1 नवंबर 2000 को एमपी राज्य में से, मध्य प्रदेश से कुछ भाग को हटाकर एक नए राज्य छत्तीसगढ़ का निर्माण करवाया गया था। आप सभी जानते ही होंगे, पढ़ा होगा आपने कहीं ना कहीं। ऐसे ही 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग किया था, ठीक है। बिहार पूरा जो टेरिटरी है उसी में से थोड़ा सा क्षेत्र काटकर झारखंड एक नए राज्य का निर्माण करवाया गया था। इसी तरह सन 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को
अलग राज्य बनाया गया था। तो इस तरह नए राज्यों का फॉर्मेशन कर सकता है संसद। इसी तरह से नहीं, यदि संसद चाहे तो 2 या 2 से अधिक राज्यों की टेरिटरी को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण भी कर सकता है, ठीक है। या फिर संसद कई राज्यों को आपस में मिलाकर या 2 या 2 से अधिक राज्यों को आपस में मिलाकर एक नए राज्य का फॉर्मेशन भी कर सकता है। एक नया राज्य, एक नई स्टेट भी बना सकता है 2 या 2 से अधिक राज्यों को आपस में मिलाकर, या फिर उनके क्षेत्रों को मिलाकर कर सकता है। ये सारी पावर संसद के पास है। इस तरह से वो नए राज्यों का फॉर्मेशन कर सकता है अपनी सुविधानुसार। वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, अर्थात वर्तमान में जो स्टेट है उसके एरिया को चेंज कर सकता है, उसके क्षेत्रफल को बढ़ा सकता है, उसके क्षेत्रफल को घटा सकता है। वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, उनकी बाउंड्रीज में चेंजेस कर सकता है। वर्तमान राज्यों के नामों में भी परिवर्तन कर सकता है, उनके नामों को भी बदल सकता है। ये सारी पावर्स किसके पास है? संसद के पास है। संसद विधि द्वारा ये सारे कार्य कर सकता है। ये बता रहा है हमारा अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 4 अनुच्छेद 4 की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 4 क्या कहता है दोस्तों? तो संविधान का अनुच्छेद 4 हमें बताता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग जो जो निर्माण, राज्यों का निर्माण किया गया या फिर राज्यों को स्थापित किया गया या फिर वर्तमान में स्थित राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं और उनके नामों में परिवर्तन किया गया, ये सारे कार्य संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आएंगे। किसके अंतर्गत नहीं आएंगे? संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत नहीं आएंगे। संविधान संशोधन का अनुच्छेद कौन सा है? इसका अनुच्छेद है 368, हमने पहले पढ़ा है। ये बताता है हमारा अनुच्छेद 4, ठीक है। क्या बताता है कि जितने भी कार्य संसद द्वारा किए जाते हैं ये कार्य संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आएंगे। अब संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आएंगे, इसका लाभ क्या है? इसका लाभ ये है कि जब भी ये प्रावधान किए जाएंगे या नए राज्यों का निर्माण किया जाएगा या वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नामों को परिवर्तित किया जाएगा या भारतीय संघ में नए राज्यों को प्रवेश दिलवाया जाएगा, तो उस समय साधारण बहुमत से ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। ये प्रावधान पारित हो जाएगा साधारण बहुमत से, क्योंकि ये संविधान संशोधन का पार्ट नहीं है, इसलिए साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं साधारण विधायी प्रक्रिया से ये पारित हो जाएगा। ठीक है। यदि ये संविधान संशोधन का पार्ट होता तो एक विशेष बहुमत, एक विशेष विधायी प्रक्रिया से इसे गुजरना पड़ता। चूंकि ये संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का पार्ट नहीं होगा, ये सारे परिवर्तन, तो ये साधारण बहुमत, साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा ही बदले जा सकते हैं। तो किसके पास पावर है? सारी पावर संसद के पास है ये सारे कार्य करने की। तो अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 को हमने यहाँ डिस्कस किया। आई होप आपको सारे अनुच्छेद ये समझ में आ गए होंगे। अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और इन्हें लर्न कर लीजिए, पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है ये भी। सो कैसा लगा आप लोगों को लेक्चर? यदि लेक्चर अच्छा लगा हो, आपकी स्टडी में इसने वैल्यू ऐड की हो, तो लेक्चर को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़रूरतमंद लोगों के पास यह लेक्चर पहुँच सके। अब मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।